तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, अभी इसके आगे वाला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले काउंटिंग प्रिंसिपल देखा था, उसके बाद परम्यूटेशन देखा था, सही है, और उसके कॉन्सेप्ट देखे थे। बेसिकली एन फैक्टोरियल आ रहा था, एन रेज टू एन आ रहा था। फिर सेकेंड कैटेगरी में जो पढ़ा उसमें एनपीआर और एन रेज टू आर आ रहा था, सही है। अच्छा, उन सब में कॉमन क्या था कि सारे के सारे जो हम लोग ऑब्जेक्ट्स लेते थे, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स वर दे कैन नॉट बी डिस्टिंक्ट, सब अलग अलग ऑब्जेक्ट है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स थे, सही है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे अभी सपोज हम लोग ऐसे केसेस कंसिडर करेंगे जहाँ पे फ्यू ऑब्जेक्ट्स आर लाइक, आर इनडिस्टिंग्विशेबल। इसे समझने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जांपल से। एग्जांपल में आपको ये दे रहा हूँ कि लेट्स से एक वर्ड ले लो, रूट्स। एक वर्ड ले लो, रूट्स, सही है। अच्छा, अभी इस वर्ड के टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकाल ले। आई मीन ये जो इसके लेटर्स है, इसे हम कितने वे में अरेंज कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन ये कि फाइंड द नंबर ऑफ FTNOW, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इन दिस केस। या फिर इसके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो चलो बताओ मुझे इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, अभी स्टार्ट कैसे करेंगे कि हमें पता नहीं कि लाइक ऑब्जेक्ट्स में करते क्या है। जब लाइक ऑब्जेक्ट है, जब नॉन डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट है, तब क्या करते हैं हमें पता नहीं। तो मैं बोलूंगा लेट्स से सबसे पहले इसे डिस्टिंग्विशेबल बनाते हैं। लेट्स से ये दो ओज अलग है, यहाँ पे मैं दिख रहा है दो ओज है, दे आर लाइक। तो सपोज एक केस, एक काम करते हैं, इनको सेम बना देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R O1 O2 TS, R O1 O2 सपोज ये वाला जो O है वो O1 है, और ये वाला दूसरा O2 है, ये O2। अभी व्हाट शुड बी द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन। इस केस में टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होना चाहिए। कैन आई से 5 फैक्टोरियल, हाँ या ना। बेसिकली ये सारे लेटर्स को मैं 5 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकता हूँ, हाँ या ना। हाँ। ओके फाइन। लेकिन अभी इस केस में RO2 O1 TS, ये इसके हिसाब से 5 फैक्टोरियल के हिसाब से ये दो अलग अलग है, ये दो अलग अलग है। लेकिन कहना से ये दो एग्जैक्टली एक ही वर्ड बना रहे हैं। तो कहना से हमें हर इसके डबल मिलेगा। और एग्जांपल देख लो, सपोज RO1TSO2 और RO2TSO2, ये 5 फैक्टोरियल के हिसाब से ये दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग वर्ड्स है, लेकिन कहना से ये एक ही वर्ड है। तो कहना से हमें हर चीज का डबल आंसर आ रहा है इस केस में। तो इस केस में आपके जो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन थे वो बन जाएंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। इतना समझ में आ रहा है कि डिवाइडेड बाय 2 कहां से आया। अच्छा, एक काम करते हैं, इसे लिख देते हैं 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये कैसे आया, इतना क्लियर है। अच्छा, इसका आंसर लिख देते, सिंस क्वेश्चन पूछा क्या आ जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 इंटू 4 इंटू 3 60। तो इसका आंसर 60 एक्चुअली। तो ऐसे टोटल 60 अलग अलग वर्ड्स पॉसिबल है इनके परम्यूटेशन से। इतना क्लियर है कैसे आया। तो बेसिकली अभी अभी हमने यहाँ पे जो डिराइव किया है या फिर जो इसका हमने सॉल्व किया है, इसी चीज को जनरलाइज कर देते हैं। तो जनरलाइज थ्योरम क्या आपका, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि सपोज देयर आर एन ऑब्जेक्ट्स, suppose there are n objects in which P1 objects are like, बेसिकली इस n ऑब्जेक्ट्स में से P1 ऐसे ऑब्जेक्ट्स है जो अनडिस्टिंग्विशेबल है, देयर एग्जैक्टली द सेम, सही है। P2 आर लाइक ऑफ अदर एंड, बेसिकली P2 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो दूसरे अलग टाइप के लाइक है, सही है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस या फिर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन Pn फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल इंटू P3 फैक्टोरियल सो ऑन। जितने नंबर ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स है ना, उतने नीचे नीचे फैक्टोरियल्स आते जाएंगे। इतना क्लियर है कि ये रूल कैसे समझा है, कैसे आया है। हाँ। अभी एग्जांपल क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस एग्जांपल है। FTN फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। तो ऐसे क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले इसमें टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देयर आर टोटल 12 ऑब्जेक्ट्स। सही। अच्छा, अभी इसमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है,
कुछ कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे जो लाइक है। तो सबसे पहले देखेंगे एन कितने बार रिपीट हो रहा है। एक हो गया 1, देन 2, देन 3। अपना एन जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद ये ई कितने बार रिपीट हो रहा है ये देख लो। सबसे पहले 1, 2, 3, 4। आपका ई जो है 4 बार रिपीट हो रहा है। सही। एंड फिर डी जो है 1, 2। आपका डी जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। फाइनली कौन से 2 लेटर्स बचे हैं? पी बचा है, सी बचा और आई बचा है ना। पी बचा है, सी बचा और आई बचा है। ये तो बेचारे एक बार ही रिपीट हो। सही है। अच्छा, इस 12 लेटर्स में से, 12 लेटर्स में से एन जो है वो 3 लेटर्स अलाइक है। फिर ई जो है वो अलाइक, वो खुद में अलाइक है और ये अलाइक है। तो इस केस में आपके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बन जाएंगे 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सही है। तो ये आपका आंसर, आप इसे इवैल्यूएट कर सके, फिर ऐसे छोड़ दे तो चलेगा। तो इतना क्लियर है सबसे पहले कि ये कैसे किया। ठीक है। आई मीन ये हमारा परम्यूटेशन, हमने जो था परम्यूटेशन पढ़ लिया। सही है। अच्छा, अभी क्वेश्चन आते हैं लोगों के माइंड में कि परम्यूटेशन कब यूज करना है और कॉम्बिनेशन क्यों यूज करना है। आई मीन व्हेन टू यूज एनपीआर एंड व्हेन टू यूज एनसीआर। एनसीआर में अभी तक पढ़ाए नहीं आपको होता क्या, बट फिर भी एक बहुत क्वेश्चन आता है बच्चों के माइंड में, व्हेन टू यूज एनपीआर एंड व्हेन टू यूज एनसीआर। तो उसका सिंपल सा आंसर है ऑलवेज यूज एनसीआर, नेवर यूज एनपीआर, ऑलवेज यूज एनसीआर। तो अभी जो हमने एनपीआर पढ़ा वो सिंस अपने बुक में दिया इसलिए मैंने पढ़ा दिया, बट एनपीआर को ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है। जो काम एनपीआर करता है वो सारा काम एनसीआर भी कर सकता है, बट जो काम एनसीआर कर सकता है वो सारा काम एनपीआर नहीं कर सकता। इतना याद रखो, एंड दैट्स द रीजन एनसीआर अपना अल्टीमेट चैंपियन है। तो हमेशा हम लोग एनसीआर यूज करेंगे। सही है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं तुम्हें एनसीआर का डेफिनेशन बता देता हूं। अभी तक जो था हमने परम्यूटेशन किया, नाउ विल कम एट कॉम्बिनेशन। अभी मैंने आपको बताया था कि परम्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है। परम्यूटेशन का मीनिंग होता है सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, उन सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से हमें कुछ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और उन्हें आपस में अरेंज करना है। तो वो कितने वे में कर सकते हैं, फिर उस चीज को हम लोग बुलाते थे परम्यूटेशन। सही है। अच्छा, अभी कॉम्बिनेशन का लिटरल मीनिंग क्या है? कॉम्बिनेशन का लिटरल मीनिंग है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का लिटरल मीनिंग है सिलेक्शन, मीनिंग मैं कितने नंबर ऑफ वेज में सिलेक्ट कर सकता हूँ कोई भी चीज। तो इसमें अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं होती। अभी तुम लोग बोलोगे अरे यार एनपीआर तो ज्यादा मास्टर लग रहा है, दोस्त एनपीआर में वो सिलेक्ट भी कर रहा था, अरेंज भी कर रहा था, यहाँ पे कॉम्बिनेशन से सिलेक्ट करने का काम कर रहा है। बेसिकली एनपीआर का आधा ही काम कर रहा है। तो वाई इज एनसीआर सुपीरियर और एनपीआर? तो इसका आंसर ये है कि एनपीआर सिलेक्ट करके अरेंज कर देता है, बट सपोज अरेंजमेंट में अगर कोई कंडीशन है तो वो कंडीशन लगाने नहीं देगा। फिर यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग इन इट। ऑन द अदर कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन अलग करो, फिर उसे जो कंडीशन यूज करेंगे कंडीशन में अरेंज करो, काम हो जाता है। तो एनसीआर से ज्यादा प्रॉपर आंसर आता है। तो इतना क्लियर है कि एनसीआर क्यों यूज करना है हमेशा इंस्टेड ऑफ एनपीआर, हाँ या नो? अभी एनसीआर का जो फॉर्मूला है ना, हमें पता है एनपीआर, एनपीआर क्या होता था? वो होता था एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। सही है। अच्छा, अभी एनपीआर का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या यार। एनपीआर का सॉरी एनसीआर का फॉर्मूला देख लेते हैं कि एनसीआर का फॉर्मूला है क्या। और एज यूजुअल हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल क्या है? अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स। सही बात है। अच्छा, अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स एंड वी नीड टू फॉर्म अ क्रिकेट टीम। वी नीड टू फॉर्म अ क्रिकेट टीम। कितने प्लेयर्स है क्रिकेट टीम में? तो क्वेश्चन ये इसका फाइंड द नंबर ऑफ वेज। फाइंड द नंबर ऑफ वेज हम क्रिकेट टीम बना सकते हैं, कितने अलग अलग वेज हम क्रिकेट टीम बना सकते हैं। सही है। क्वेश्चन क्लियर है क्या? हाँ। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं? तो 11 प्लेयर्स होते हैं। सही है। तो देयर शुड बी टोटल 11 प्लेयर्स। अच्छा, तो टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल स्टूडेंट्स एक क्लास में 50 हो, 50 में से मुझे 11 प्लेयर्स चूज करने। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि वो 11 प्लेयर्स में कितने वे में चूज करता हूँ। तो अभी देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं बोल दूंगा कि यार चलो 11 स्लॉट बना लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही बात है। अच्छा ठीक है, अभी हम लोग क्या करते थे यहाँ पे, सपोज मैं बोलता मैं फर्स्ट इसमें कोई एक पर्टिकुलर प्लेयर चूज करूंगा, उसके बाद सेकंड इसमें कोई पर्टिकुलर प्लेयर चूज करूंगा,
तो फर्स्ट इसमें मैं कितने नंबर ऑफ वेज में प्लेयर चूज कर सकता हूँ? देयर आर टोटल 50 स्टूडेंट्स अवेलेबल और मुझे फर्स्ट प्लेस में किसी एक स्टूडेंट को चूज करना है, तो वो मैं कितने वे में कर सकता हूँ? जल्दी बताओ। सबसे पहले तो हमें 11 प्लेयर्स चाहिए, तो 11 प्लेयर्स में सपोज मैं इसे नॉर्मल वे से कर रहा हूँ, बाद में इसे अपने वे में से कर लेंगे। हमें इसमें अरेंज नहीं करना है, इस केस में इतना याद रखो, हमें बस सिलेक्ट करना है, हमें बस प्लेयर्स सिलेक्ट करना है। सपोज मैं पहले आई मीन जो मैं पहला सिलेक्शन है वो मैं कितने वे में कर सकता हूँ? 50 वे में कर सकता हूँ ऑब्वियसली, बिकॉज देयर आर टोटल 50 स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पे एक स्टूडेंट को मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे कितने प्लेयर में सिलेक्ट कर सकता हूँ? 49। फिर यहाँ पे 48, जो पहले हमने काउंटिंग प्रिंसिपल में पढ़ा था वही है। तो 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 40 कितना आएगा बेसिकली? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कहना है यहाँ पे 39 आएगा बेसिकली, 50 माइनस 11 कर दूंगा तो 39 आ जाएगा। तो कहना है ये सबका मल्टीप्लाई करना है मुझे। अच्छा, अभी यहाँ पे टोटल 11 प्लेयर्स है, यहाँ पे टोटल 11 प्लेयर्स है। अच्छा, यहाँ पे सपोज मैंने लेट्स से ये सारे स्टूडेंट को मैं रोल नंबर्स में अरेंज कर रहा हूँ, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 एंड सो ऑन अप टू रोल नंबर 50। सपोज मैंने यहाँ पे रोल नंबर 48 वाले स्टूडेंट को चूज किया और यहाँ पे मैंने रोल नंबर 2 वाले स्टूडेंट को सिलेक्ट किया एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अभी मैंने यही स्टूडेंट्स लिए, यही जो यहाँ पे जो मैंने सिलेक्ट किए थे स्टूडेंट्स, मैंने वही स्टूडेंट्स किए, बस इनको अरेंज, इनका सिलेक्शन नंबर या फिर इनका सिलेक्शन का अरेंजमेंट मैंने चेंज कर दिया। सपोज यहाँ पे 2 रोल नंबर वाला आया, यहाँ पे 48 रोल नंबर वाला आया एंड सो ऑन। तो कहना है ये दोनों, ये सारे अरेंजमेंट सेम ही है, मतलब ये सेम ही टीम बना रहा है। समझ में आ रहा है? ये सेम ही टीम बना रहा है। अच्छा, तो बेसिकली इनके टोटल अरेंजमेंट के कितने पॉसिबल वेज है? कहने से 11 फैक्टोरियल वेज है इनके। अभी सपोज इतने 11 स्टूडेंट्स मैंने इसे इकट्ठा कर दिए, मैं उन्हें अरेंज 11 फैक्टोरियल वे में से कर सकता हूँ। अच्छा, ये सारे के सारे जो फैक्टोरियल, ये सारे के सारे जो अरेंजमेंट के वेज है, ये सारे के सारे अरेंजमेंट के वेज है, वो एक ही टीम बना रहा है, वो कोई अलग टीम नहीं बना रहा है। तो परम्यूटेशन के हिसाब से अलग अलग है, लेकिन कॉम्बिनेशन से के हिसाब से ये एक ही है। दैट्स व्हाई इस केस में आपका आंसर हो जाएगा, हमें पता है ये जो सारा जो क्वांटिटी ये 50 पी आर के बराबर है, फिर 50 पी 11 के बराबर है। 50 लोगों में 11 लोगों को सिलेक्ट करके अरेंज करना है, बट हमें अरेंजमेंट में कोई ये नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, हमें बस सिलेक्ट करना है। तो इसी चीज को मुझे 11 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज इतने नंबर ऑफ वेज में से 11 फैक्टोरियल वे कॉम्बिनेशन के हिसाब से तो सेम ही है। तो ये आपका आंसर है 50 p 11 डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 50 फैक्टोरियल अपॉन ये 11 फैक्टोरियल, इधर लिख लेता हूँ और यहाँ पे 50 माइनस 11 कर दूंगा 39 फैक्टोरियल। सही है? अच्छा, तो यहाँ पे ये जाएगा 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल इनटू 50 माइनस 11 फैक्टोरियल। तो ये एक्चुअली आपका 50 p 11 बराबर है। तो यहाँ पे मैं जनरलाइज एनसीआर का डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ये एनसीआर इज नथिंग बट n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये आपका एनसीआर का डेफिनेशन है। मीनिंग यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे हमें सिर्फ सिलेक्ट करना है, अरेंज नहीं करना है, तो बस सिलेक्ट करना है। अगर मुझे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स में से पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके अरेंज करना है तो वहां पे एनपीआर आता है। अगर n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से मुझे सिर्फ r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो वो एनसीआर आता है, और ये एनसीआर का फॉर्मूला है। इतना क्लियर है एकदम अच्छे से? हाँ। अच्छा, अभी यहाँ से हमें एक और चीज पता चल रही है। क्या पता चल रही है? कि आपका जो एनपीआर है दैट इज नथिंग बट r फैक्टोरियल टाइम्स एनसीआर। यहाँ पे दिख रहा है एनपीआर में, एनपीआर जो है आपका इट इज नथिंग बट n फैक्टोरियल अपॉन, आपका यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एनपीआर जो है, एनपीआर इज नथिंग बट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। और एनसीआर में एक डिवीजन में एक r फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आ रहा है, और यहाँ से हमें ये रिलेशन मिल रहा है। इतना क्लियर है? देखो, तो अभी सबसे पहले देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर क्या है। तो एनसीआर की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। चलो सबसे पहले ये इवैल्यूएट कर देते हैं कि NC0, सपोज मुझे NC0 इवैल्यूएट करना है तो वो क्या हो जाएगा? r के बदले 0 डालना है, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, r के बदले 0 डाल रहा हूं। कैन आई से ये 1 आ रहा है? n फैक्टोरियल डिनोमिनेटर यहाँ पे चलो लिख ही लेता हूं,
न्यूमरेटर में तो n फैक्टोरियल आ रहा है, आपका 0 फैक्टोरियल 1 है और n माइनस 0 फैक्टोरियल भी आपका n फैक्टोरियल आ जाएगा, तो ये चीज 1 आ रही है। इतना क्लियर है? हाँ सिमिलरली सपोज मुझे NC1 डिराइव करना है या फिर चलो NCN डिराइव करना है लेट्स से, तो NCN क्या हो जाएगा, r के बदले n डालना है, r के बदले n डालना है, तो यहाँ पे आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल के बदले n फैक्टोरियल आ जाएगा इनटू n माइनस r के बदले n ही डाल रहा हूँ, सही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल इनटू ये n माइनस तो 0 फैक्टोरियल बन जाएगा और आपका 0 फैक्टोरियल एनीवेज 1 है, तो इस केस में कहने से ही 1 आ जाएगा। तो यहां से एक प्रॉपर्टी पता चलती है कि NC नॉट इज इक्वल टू NCN, ये 1 के बराबर है। इतना क्लियर है? तो ये इतना याद रखना है। बेसिकली क्या है ना, हम बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, माइंड में फटक से आ जाता है, फट से आ जाता है। इतना क्लियर है? ओके, इसी के साथ और दो चीज कर लेते हैं, इसी के साथ और दो चीज कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स से वी नीड टू इवैल्यूएट NC1, we need to evaluate NC1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r के बदले 1 डालना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे बेसिकली आ क्या रहा है, यहाँ पे आ रहा है n फैक्टोरियल। अच्छा, ऊपर जो n फैक्टोरियल है उसे मैं लिख सकता हूँ n इनटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। आई मीन n फैक्टोरियल क्या होता है, n इनटू n माइनस 1 इनटू n माइनस 2, तो वो 1 तक जाता है। तो बस ये वो जो लास्ट वही n हटा दिया मैंने, इसे मैं लिख सकता हूँ n इनटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो वो डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये दोनों कट जाएंगे, कहने से आंसर n ही आएगा। सिमिलरली अगर आप NCN माइनस 1 इवैल्यूएट कर रहे हो, तो अभी आपको r के बदले n माइनस 1 लिखना है, अभी आपको r के बदले n माइनस 1 लिखना है, तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, तो n माइनस r के बदले अगर मैं n माइनस 1 लिखूं, ये बन जाएगा n माइनस n प्लस 1, तो यहाँ पे 1 ही बन जाएगा, तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल ही आ रहा है, सही है। तो इस केस में सेम चीज, इसे लिख दूंगा n इनटू n माइनस 1 फैक्टोरियल द होल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल होकर आंसर n आ जाएगा। तो यहाँ से हमें दोनों से क्या पता चल रहा है कि आपका NC1 इज इक्वल टू NCN माइनस 1, ये आपका n के बराबर है। तो ये प्रॉपर्टी एक्चुअली मैं क्यों बता रहा हूँ फर्स्ट प्रॉपर्टी, बिकॉज हमें याद रहना चाहिए NC नॉट और NCN 1 रहता है और NC1 और NCN माइनस 1 हमेशा n रहता है, तो फट से आंसर आ जाता है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना क्लियर है? हाँ अच्छा, अगले प्रॉपर्टी देख लो, अगली प्रॉपर्टी देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। इनफैक्ट यहाँ पे हमें दिख रहा है NC नॉट इज इक्वल टू NCN माइनस 0 कर देंगे तो NCN ही आ जाएगा, और यहाँ पे लिखे NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। तो ये यहाँ पे रिलेशन आ रहा है कि आपका NCR जो है वो NCN माइनस R के बराबर है। अभी इसका डेरिवेशन अगर मैं देखने हो तो नॉर्मल डेफिनेशन से तो बहुत क्लियर है। आई मीन अगर NCR की वैल्यू जो है इट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, सही बात है। अच्छा ठीक है, और अगर मैं NCN माइनस r करने जाऊं तो ये बन जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r के बदले n माइनस r डालूंगा, और अभी n माइनस r करना पड़ेगा, तो मैं साइड में कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा माइनस r, तो कहना है ये r ही बन जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक r फैक्टोरियल आएगा, तो कहना है ये दोनों इक्वल है। तो डेफिनेशन से तो बहुत इजी है, डेफिनेशन से तो बहुत इजी है। आई मीन बस वैल्यू डालो, आपको इसका प्रूफ आ गया। लेकिन इसका एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन देता हूं मैं आपको, इसका एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन देता हूं मैं आपको कि क्या होगा कि सपोज यहाँ पे टोटल n ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पे टोटल n ऑब्जेक्ट्स है और मुझे r ऑब्जेक्ट्स की टीम बनानी है। ये n ऑब्जेक्ट्स में से मैं r ऑब्जेक्ट्स को चूज करूंगा और मुझे उनकी टीम बनानी है। ये मैं कितने वे में कर सकता हूँ, अभी हमने पढ़ा, ये हम NCR वेज में कर सकते हैं। n ऑब्जेक्ट्स में से अगर मुझे r ऑब्जेक्ट चूज करने, ऑब्वियसली n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है ये, तो अगर मुझे n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट चूज करने तो वो मैं टोटल NCR वेज में कर सकता हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे मेरे n ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे मैं r ऑब्जेक्ट को लेके आ रहा हूँ, तो कहना है जब मैं यहाँ पे r लोगों की टीम बना रहा हूँ, वहां पे ऑटोमेटिकली n माइनस r लोगों की टीम बन गई है। सही है, बेचारे जो सिलेक्ट किए उनकी भी अलग टीम है ना, मैं जितने ये r लोग चूज कर सकता हूँ, मैं उतने ही वे में n माइनस r लोग भी चूज कर रहा हूँ, बिकॉज मैं अगर r लोग सिलेक्ट कर रहा हूँ तो n माइनस r लोग वहां पे उतने ही टाइम्स बच रहे हैं। तो r लोगों को चूज करना, n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को चूज करना इज इक्वल टू n माइनस r ऑब्जेक्ट को चूज करना।
तो ये फिजिकल इंटरप्रिटेशन से भी आ जाता है कि आपका जो एनसीआर है वो एनसीएन माइनस आर के बराबर आ जाता है, बिकॉज जितने टाइम तुम आर लोगों की टीम बना रहे हो उतने ही टाइम एन माइनस आर लोग की टीम ऑटोमेटिकली बन रही है। समझ में आ रहा है इतना? हाँ। प्रॉपर्टी लिखो चलो। अभी थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। यहाँ पे आई विल बी राइटिंग थर्ड प्रॉपर्टी। तो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे? अभी थर्ड प्रॉपर्टी है एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन। जो आपके एन के सीरीज के क्वेश्चन होते हैं ना, वहां पे ये बहुत रामबाण प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा अप्लाई होती है, तो इसे लिख लो। अच्छा, इसका प्रूफ तो वैसे बहुत इजी है, बस डाल लो फॉर्मूला में, प्रूफ भी आ जाएगा। सही बात है। अभी तो अगली प्रॉपर्टी देख लो। अगली प्रॉपर्टी क्या है? अगर एन इवन है, या फिर चलो यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एनसीआर, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एनसीआर, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एनसीआर जो है, सही बात है। अच्छा ठीक है, ये है एनसी एन बाय टू, अगर एन अपना इवन है, और ये है इधर एनसी एन प्लस वन बाय टू, और एनसी एन माइनस, बेसिकली दोनों की वैल्यू सेम आएगी, एनसी एन प्लस वन बाय टू और एनसी एन माइनस टू दोनों की वैल्यू सेम आएगी अगर एन ऑड है। इसीलिए मैंने बताया था जब एनसीआर में, जब आर जो आपका एन बाय टू के आसपास रहता है तब वो मैक्सिमा पे आता है। सही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन ये है एनसी नॉट प्लस एनसी वन, बेसिकली जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, आर की वैल्यू जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एनसी नॉट प्लस एनसी वन प्लस एनसी टू, ये कहाँ तक जा रहा है? ये हम लोग एनसी एन तक लेके जा रहे हैं। ये चीज जो हम लोग एनसी एन तक लेके जा रहे हैं, इसकी वैल्यू है 2n। बेसिकली सारे इन्हें हम लोग बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स बुलाते हैं, और सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को अगर मैं ऐड करूं तो उसकी वैल्यू 2n बनती है। तो ये अच्छा, अभी इसका जो प्रूफ है, इसका जो प्रूफ है हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में देखेंगे, लेकिन इसका एक काइंड ऑफ प्रूफ मैं आपको एक एग्जांपल से बता सकता हूं। तो एक एग्जांपल क्वेश्चन देख लो जिसमें हम इस चीज का प्रूफ देख लेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कि सपोज देयर आर टोटल 10 पीपल, सपोज देयर आर टोटल 10 पीपल, और मुझे फाइंड द नंबर ऑफ टीमिंग देम, find the number of ways in forming a team, forming a team। तो बेसिकली मुझे इनकी टीम बनानी है, मुझे इनकी टीम बनानी है, तो कितने नंबर ऑफ वेज में मैं टीम बना सकता हूँ, ये इसका क्वेश्चन है। अच्छा, अभी इस क्वेश्चन में ये बोला ही नहीं कि टीम में कितने लोग होने चाहिए, तो इसका बेसिकली आंसर है कि टीम में कितने भी लोग हो सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है। अगर मुझे एक लोग की टीम बनाए तो एक ही बंदे को सिलेक्ट करो, अगर मुझे 2 लोगों की टीम बनानी है तो 2 लोगों को सिलेक्ट करो, अगर मुझे 3 लोगों की टीम बनानी है तो 3 लोगों को सिलेक्ट करो। तो नंबर ऑफ प्लेयर्स इन दैट टीम भी आप डिसाइड करो, और उनमें किसको सिलेक्ट करना है वो भी आप डिसाइड करो। तो ऐसे टोटल कितने नंबर ऑफ वेज बन सकते हैं, इतना क्लियर है? हाँ। ओके, तो अभी देखो इसे हम लोग 2 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका देख लो यहाँ पे। पहला तरीका क्या है, मैं बोल दूंगा, मैं अलग अलग केसेस बनाऊंगा। मैं बोलूंगा लेट्स से एक लोगों की टीम है, आई मीन सिर्फ एक बंदे की टीम है, बंदा है बंदी। अच्छा, तो मुझे बेसिकली करना क्या है, 10 लोगों में से सिर्फ एक बंदे को चूज करना है। कितने वे में कर सकता हूं मैं? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केस वन। केस वन क्या अपना कि सिर्फ एक लोगों की टीम है, एक लोगों की टीम है बेसिकली। तो कितने वे में, तो बेसिकली मुझे करना क्या है, 10 लोगों में से एक बंदा सिलेक्ट करना है। ये मैं कितने वे में कर सकता हूँ? कहने से 10c1 10 बेसिकली, बट कहने से 10c1 का अच्छा शुद्ध भाषा में लिखते हैं, मैथमेटिकल भाषा में लिखते हैं, तो nc1 वेज में कर सकते हैं। अच्छा, मैं केस 2 ले रहा हूँ। केस 2 में मैं क्या ले रहा हूँ, सपोज मुझे 2 लोगों की टीम बनानी है, तो मुझे करना क्या है, मुझे 10 लोगों में से 2 लोग चूज करने। कितने वे में कर सकता हूँ? 10 लोगों में से मुझे 2 लोग चूज करने, कितने वे में कर सकता हूँ? कहना है 10c2। सिमिलरली थर्ड केस ले लेता हूं मैं कि सपोज मुझे 3 लोगों की टीम बनानी, कितने वे में कर सकता हूँ? कहना है 10c3 एंड सो ऑन, 10c3 एंड सो ऑन। अच्छा ठीक है, तो बेसिकली लास्ट तक कहां तक जाएगा?
कि सपोज मुझे 10 लोगों की टीम बनानी है, भाई सारे के सारे लोग चाहिए, तो एक्चुअली मुझे पता है कि एक ही वे में कर सकते हैं, लेकिन चलो ऐसे जो लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसका आंसर 10C10 आ जाएगा। सही बात है। अच्छा, अभी सिंस हम लोग अलग अलग केसेस ले रहे हैं, तो मैंने काउंटिंग प्रिंसिपल में बताया था कि मल्टीप्लाई करना है और ऐड, मल्टीप्लाई कब करना है और ऐड कब करना है। तब मैंने ये बताया था कि जब भी हम लोग अलग अलग केसेस लेते हैं, whenever we take different different cases, उस केस में हम लोग वो ऐड करते हैं। इस केस में आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 10C1। आई मीन केस 1 की अगर एक ही बंदे की टीम है तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज 10C1। अगर 2 लोगों की टीम है तो 10C2, अगर 3 लोगों की टीम है तो 10C3। ये सारे केस हम लोग ऐड कर देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा, 10 तक आएगा। इतना क्लियर है क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ, ये एक तरीका हुआ, ये एक तरीके से हमने सॉल्व किया। अभी दूसरा तरीका देख लेते हैं, सेकंड वे देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने सारे ये, सपोज ये पहला प्लेयर है, ये पहला बंदा है, दूसरा बंदा है, तीसरा बंदा है, सो ऑन। ऐसे सारे बंदों को मैंने एक लाइन में अरेंज कर दिया, ऐसे सारे बंदों को मैंने एक लाइन में अरेंज कर दिया। सही बात है। अभी इधर मैं फर्स्ट वाले बंदे को टीम में सिलेक्ट करूंगा या फिर नहीं करूंगा। दो ही पॉसिबल ऑप्शन, अगर मेरे एक बंदे के रिस्पेक्ट में इधर मैं टीम में सिलेक्ट हुआ हूं या फिर मैं टीम में सिलेक्ट नहीं हुआ हूं। इससे ज्यादा कुछ और पॉसिबिलिटी है कि यार मैं आधा टीम में सिलेक्ट हो गया हूं, ऐसा कुछ नहीं। बेसिकली ईदर ही इज सिलेक्टेड और ही इज नॉट सिलेक्टेड। सही है। इसके कहने से इसके दो नंबर ऑफ वेज है, इसके फेट के, इसके डेस्टिनी के दो नंबर ऑफ वेज है। सेकंड केस, सेकंड बंदा भी यही बोलेगा, इधर वो सिलेक्ट होगा या फिर नहीं होगा, इसके भी दो नंबर ऑफ वेज है, इसके भी दो, सबके बेसिकली दो दो नंबर ऑफ वेज है। अच्छा, अभी ये हो जाएंगे मल्टीप्लाई, बिकॉज ये बन तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग केसेस नहीं ले रहे, बनेगी तो एक ही टीम। अभी वो टीम में एक कोई बंदा है या नहीं, ये उसके फेट पे डिपेंड कर रहा है, तो हर एक के मैंने दो दो आउटकम्स लिख दिए। तो इस केस में कहना से आपका आंसर आ जाएगा 2:10। आपका आंसर आ जाएगा 2 तो टोटल 2:10 नंबर ऑफ वेज में टीम बन सकता है। अच्छा, हमें इसमें से एक केस हटाना पड़ेगा। कौन सा केस? कि ऐसी टीम जिसमें कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ। बेसिकली ये भी सिलेक्ट नहीं हुआ, ये भी सिलेक्ट नहीं, ये भी पॉसिबल है ना इसमें। तो एक ऐसा केस निकालना पड़ेगा हमें जिसमें एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ। तो आंसर आ जाएगा 2:10 -1। ये -1 क्यों किया? ये ऐसा पॉसिबिलिटी है जहां पे हमने एक भी पर्सन को सिलेक्ट नहीं किया। अच्छा, कहने से दोनों आंसर्स, बस मैंने दोनों दो अलग अलग वेज में सॉल्व किया, तो कहने से दोनों आंसर एक्चुअली एक ही होना चाहिए। तो दैट्स द रीजन हम इस चीज को इक्वेट कर देंगे। 10C1 + 10C2 कहां तक जाएगा? ये 10C10 तक जाएगा। ये जो है ये 2:n -1 के बराबर है। अच्छा, अभी मैं करूंगा क्या? मैं करूंगा क्या, ये जो -1 है मैं वहां पे लेके जाऊंगा, वहां पे लेके जाऊंगा तो ये 1 बन जाएगा। यहाँ पे 1 बन जाएगा, 1 प्लस बन जाएगा। अच्छा, 1 के बदले में 10C0 लिख देता हूँ। 1 के बदले में 10C0 लिखता हूँ। तो आ क्या रहा है? 10C0 + 10C1 + 10C2 सो ऑन। कहां तक जाएगा? ये 10C10 तक जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा? कहने से 2:10 तक हो जाएगा ये। तो ये काइंड ऑफ एक डेरिवेशन है। तो अगर 10 लोगों के बदले अगर मैं n लोग चूज करता, 10 लोगों के बदले अगर मैं n लोग की n लोग प्रेजेंट है, उसकी टोटल नंबर ऑफ टीम्स बनाओ कि उस टीम में कितने भी लोग हो सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये रिलेशन मिलता है, NC0 + NC1 + NC2 तक जाएगा, ये NCN तक जाएगा, और इसकी वैल्यू 2:n के बराबर है। तो काइंड ऑफ ये एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन वाला डेरिवेशन है। बाकी प्रॉपर वाला डेरिवेशन बायनोमियल थ्योरम में देखेंगे। इतना क्लियर है एकदम अच्छे से? हाँ। अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक तो एक क्वेश्चन देख लो, सपोज देयर आर 4 विजिटर्स, और ये जो 4 विजिटर्स है इस 5 होटल को अकोमोडेट करेंगे। बेसिकली एक विजिटर एक होटल में जाएगा, ऐसा काम है। 1 विजिटर 1 होटल, एक होटल में 2 विजिटर्स नहीं जा सकते। सही है। अच्छा, ठीक है। तो अभी ये कितने वे में इन होटल्स को अकोमोडेट कर सकते हैं? सबसे पहले 4 लोग हैं, तो ऑब्वियसली एक होटल तो खाली रहेगा ही रहेगा। हाँ। तो इन 5 होटल्स में से सबसे पहले हमें 4 होटल्स चूज करने हैं। ये कितने वे में कर सकते हैं? कैन आई से 5C4 वे में से कर सकते हैं। आया ना? तो बेसिकली सपोज मैंने ये वाला चूज किया, ये वाला चूज किया, ये वाला चूज किया, ये वाला चूज किया, बीच वाला छोड़ दिया। अच्छा, इनमें मुझे ABCD इन 4 लोगों को अरेंज करना है, वो मैं कितने वे में कर सकता हूँ? कैन आई से 4 फैक्टोरियल वे में से कर सकता हूँ मैं। तो दिस थिंग इनटू 4 फैक्टोरियल आ जाएगा।
तो आपका आंसर आ जाएगा 5c4 into 4 फैक्टोरियल। अभी ये चीज अगर मैं इवैल्यूएट करूं तो ये बन जाएगा 5 into 4 फैक्टोरियल व्हिच इज नथिंग बट 5 फैक्टोरियल, और आपका हाँ 5 फैक्टोरियल जो है 120 होता है। तो बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं, इस केस में टोटल नंबर ऑफ वेज आपके 120 है। क्लियर है हम्म। ये? हाँ